guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम नितिन सांगवान सर के जो नोट्स हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे इस पहले टॉपिक से जो कहता है अर्ली चैलेंजेस। अब मैंने आपको जैसे बताया था बच्चों कि देश यहाँ पे जो आजाद हुआ तो उसके साथ साथ हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आने लग गए। जैसे स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई कम्युनल हार्मनी की। उस समय सब हिंदू मुस्लिम सब एकदम अलग हो रखा था, तो ये दिक्कत आई। उसके साथ ये था कि भाई यहाँ पे किस तरीके से देश को हम एक करें, इंटीग्रेट करें, सबको आपस में लेकर आए। उसके साथ जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आ रहे थे भाग भाग के, जो माइग्रेट हो रहे थे, उनको कैसे सेटल करें, रिहैबिटेट करें। उसके साथ हमारे भाई नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जैसे भी बात करें, वहां पे इतनी इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी, सबने हथियार उठा लिए थे और बिल्कुल अलग अलग टूट सा गया था। सिर्फ इतनी ही दिक्कत नहीं थी बच्चों, गरीबी की एक बहुत बड़ी दिक्कत जो हमारे पीछे पड़ी ही हुई थी। उसके साथ इनइक्वालिटी, ये अमीर है ये गरीब है, इसमें बहुत बड़ा भेदभाव था। साथ में कास्टिज्म की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा थी जो बहुत आगे तक कहीं नहीं गई। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे, जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस बहुत ही बेकार था, पुअर इंडस्ट्रियल बेस था। उसके साथ पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा कम थी। उसके साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें या हम बैकवर्ड एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर भी इतना पिछड़ा हुआ कि क्या बताऊं। तो इतनी सारी बहुत सारी दिक्कतों से जूझता हुआ भारत हमारे सामने था। और साथ में इतने ही नहीं पॉलिटिकल चैलेंजेस भी थे, जैसे कि एक डेमोक्रेटिक और हमें यहाँ पे नेशन बनाना था, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना था। और भाई जिसके बल पे हम आए हैं तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे मजबूत बनाना था। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज था। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करते, ये तो हमारे देश के अंदर की बात थी। इंटरनेशनल लेवल की बात करते बच्चों, तो यहाँ पे ये था कि इंडिया को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी थी जो एकदम अलग हो। क्यों? क्योंकि उस समय चल रही थी कोल्ड वॉर। तो यूएसए और यूएसएसआर, आज का जो रशिया है बाद में टूटा यूएसएसआर, तो भाई उस समय यूएसएसआर में थी कोल्ड वॉर। और हमें यहाँ पे ये था कि भाई दोनों में से किसी को ज्वाइन तो करना नहीं था, ठीक है। तो एक ऐसी पॉलिसी बनाना हम किस तरीके से रखें, सबको खुश भी रख पाए और हम यहाँ पे अपना पीछा भी छुड़ाए रखें। उसके साथ ये कि अब इतने सालों बाद मिली आजादी को लोगों ने भी बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा था चीजों को। उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि अब हमारी सरकार है, हमको करेगी, सब कुछ करके देगी, अब तो वो हट गए हैं, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा। इतना एक्साइटमेंट जो उनका था, तो उनको भी बिना निराश करे काम करना था। और इनमें से इन सारे में से जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इंडिया को एक साथ होल्ड करके रखना, क्योंकि हर जगह पे इतने टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, तो इंडिया को एक साथ होल्ड करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर, अब इलेक्शन बहुत बड़ी बात थी कि इलेक्शन होते तो ही यहाँ पे डेमोक्रेसी यहाँ पे और मजबूत होती। तो इलेक्शन यहाँ पे थे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से होने थे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ज्यादातर लोग इलिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं था, ज्यादातर पढ़े लिखे थे नहीं, तो इतना कैसे ही यहाँ पे अपने इस अधिकार का वो यूज करते। खैर, चीजें आगे बढ़ी और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए। कब हुए? 1951-52 में, 1951-52 में हुए। और ये कहा गया भाई जो लोग 21 साल से ऊपर है, जिनकी उम्र 21 ईयर्स से ज्यादा है, वो लोग वोट करेंगे। ठीक है भाई, वोटिंग की बात हुई और यहाँ पे सिंबल्स को डिसाइड करा गया कि भाई चिन्ह जो है वहां में जाइए, आप उससे समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, और उसी हिसाब से यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस करवाए गए। बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी, जैसे कि आपकी जनसंघ एक पॉलिटिकल फ्रंट था आरएसएस का, और आरएसएस को बैन किया गया था 3 साल पहले, मतलब लाइक 1947 समथिंग में। तो उसको भी बड़ी आजादी दी गई, काफी लिबरल रखा गया ऐसी ऑपोजिशन पार्टी को। साथ में यहाँ पे जो है सीपीआई जो है, कहते हैं भाई ये इन्वॉल्व थी इंसर्जेंसी में कुछ वक्त पहले ही, इनको भी काफी आजादी दी गई, आप आराम से, जैसा है लिबरल थी ये सारी के सारी। खैर, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने काफी ज्यादा एकदम मजबूत कैंपेनिंग करी कि हमें वोटर्स को यहाँ पे एजुकेट करना है। एजुकेशन और अवेयरनेस उनकी काफी ज्यादा, इस बारे में इन्होंने कैंपेनिंग करी। कुछ जगह पे जो ये वोटिंग हुई उसको फेस्टिवल की तरह से जो है मनाया गया, ऐसे कहा जैसे कोई त्योहार आ गया है ना। कहते भाई 5% खाली इनवैलिड वोट जो है पड़े थे, मतलब ये पता चलता है कि लोगों ने अपना ये अधिकार पूरी तरह से अपनाया था। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ क्या था कि जब इलेक्शन हो गया तो ये देखा गया कि करीब 40%
से जो एलिजिबल औरतें थी वो आई और उन्होंने अच्छा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, तो लगा भाई हाँ, इन टोटल बताऊं तो 46% जो क्या कहते हैं वोटिंग राइट्स है वो यहाँ पे यूज करे गए थे ना, इन टोटल 46% यूज देयर वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पे बात करें कौन जीता, तो कांग्रेस। कांग्रेस उस समय वन पार्टी वाला एकदम रूल हो गया था और 75% से ज्यादा सीट्स कांग्रेस ले गई थी लोकसभा के अंदर और 68% स्टेट्स के अंदर, और सरकारें इन्होंने बनाई, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में बनाई इन्होंने ही सरकारें बनाई। बट अभी भी बात करें तो 50% से लेस इन्होंने पूरा वोट शेयर का अभी पाया था, जीत गए थे लेकिन 50% से कम था। और बाकी लोगों ने भी जीता, ऐसा नहीं है भाई। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही ऑपोजिशन में, इसमें ऑलमोस्ट 27% वोट शेयर इन्होंने पाया और 71 सीट्स को यहाँ पे जीता। ये कहा जाता है कि भाई एक पार्टी का डोमिनेशन रहा, कि भैया एक ही वन पार्टी डोमिनेशन रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस आ गई थी, है ना। ऑपोजिशन यहाँ पे छोटा था, ऑपोजिशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ऑप्शन वहां पे भी बहुत ही मजबूत और प्रतिष्ठित लीडर्स थे वहां पे। ठीक है क्या, फर्स्ट फर्स्ट डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड जो गवर्नमेंट बनी थी वो बनी थी केरला के अंदर, और ये बनी थी बच्चों 1957 में। लेकिन हुआ क्या कि इसे 1959 में डिसमिस कर दिया गया नेहरू जी के द्वारा, और इस बात को आज तक क्रिटिसाइज करा जाता है उनकी। ठीक है, अब लेकिन इतनी कुछ खुशियों की बात तो हमने कर दी, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस ये थे कि अब यहाँ पे जो है वो टिकट्स को पाने के लिए काफी झगड़ा था, है ना। अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको टिकट्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो टिकट्स को पाने के लिए बहुत ज्यादा झगड़ा था। और उसके साथ और भी दिक्कतें, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही थी कि भैया पैसे ले लो तो हमको वोट दे देना, ठीक है, ये चल रहा था। उसके बाद लॉयल्टी, कोई किसी का जो है लॉयल बंदा नहीं था, ये काफी पैसा इधर उधर शिफ्ट हो रहे थे, तो एक बात थी। हालांकि जो हमने स्टार्टिंग के 3 इलेक्शंस इतने अच्छे तरीके से सक्सेसफुली करे, उससे ये बात तो श्योर हो गई कि हमारे इंडिया की जो जड़ें हैं डेमोक्रेसी की, अब वो यहाँ पे मजबूत हो गई हैं और कोई इसे हिला नहीं सकता। क्योंकि पहले कितने लोगों ने हमें कहा कि अरे कुछ नहीं होगा, बहुत बेकार है, बहुत गलत डिसीजन है, और ये जो है काम नहीं कर पाएगा ऐसे इलिटरेसी में, ये वो। लेकिन अब हमने दिखा दिया था कि नहीं, तुम्हारे कहने से अब हम जो है कर सकते हैं, और हमने ये करके दिखाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो है अब एक्सेप्ट करे गए बाय वन एंड ऑल, एंड कम्युनिस्ट एंड कम्युनलिस्ट के द्वारा। सबके जो कम्युनल लोग थे वो भी, कम्युनिस्ट थे वो भी, सबने यहाँ पे सब कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे स्वीकार कर लिया। अब बात आती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस को बनाना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे नहीं हो सकता ना, सब कुछ एकदम हलवा तो होता नहीं है। जैसे कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस होना, साथ में प्रेस वगैरह की इंडिपेंडेंस होना, इन दोनों को काफी, मतलब ये दोनों कोर्ट्स और प्रेस ये एकदम आजादी से काम करें, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया। उसके साथ पार्लियामेंट को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई, पार्लियामेंट को बहुत इज्जत दी गई जो स्टार्टिंग के अर्ली के लीडर्स थे उनके द्वारा। और इसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, पार्लियामेंट को ही ऐसा यूज करा गया कि हम यहीं पे ही डिबेट्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पूरी तरह से यहीं पे ही काम करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। अब देखिए, कांग्रेस की डोमिनेंस जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ऑपोजिशन काफी मजबूत था। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे अब होता है कि भाई एक पार्टी की अगर डोमिनेंस है तो पूरा ऑपोजिशन दब जाता है, ऐसा नहीं है, सबको बोलने का अधिकार था। नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग भी काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते थे जब उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। जब उनको कोई कहता था, कुछ भी बोलता था, कहता था, तो वो उसको पॉजिटिवली करते थे। और सजेशन जो है उनके, जो भी सामने वाली पार्टी सजेशन देती थी उसको समझते थे, सुनते थे, उसकी बात भी समझते थे। कभी कभी भाई स्टेट्स, जो अगर हम बात करें राज्य की सरकारों की, तो आजादी से उनको काम करने के लिए दिया गया था कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब जो फेडरलिज्म की यहाँ पे है कि भैया यूनियन ऊपर होगा, बाकी सारी स्टेट्स जो है वो नीचे आएंगी, या एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, ऊपर नीचे क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, और बाकी स्टेट्स जो है वो अंदर आएंगी, यूनियन जो है इंडिया हमारा होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उन्होंने ये करा कि हाँ आप आजादी से काम करिए। मतलब कभी भी नेहरू ने प्रेशराइज नहीं करा किसी स्टेट को। अगर डिसएग्रीमेंट भी उनके साथ भी होता था स्टेट्स का, जैसे कि लैंड रिफॉर्म वगैरह के मैटर को लेके, क्योंकि लैंड रिफॉर्म के मैटर जो थे बच्चों, वो काफी ज्यादा नेहरू जी के दिल के करीब थे। तो लैंड रिफॉर्म के मैटर को लेकर कभी कोई दिक्कत भी होती थी तो वो कभी ये नहीं करते थे कि हाँ चलो तुमको प्रेशराइज कर रहे हैं ऐसा कुछ, तुम आजादी से काम करो। खैर, अब सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट्स में भी कांग्रेस, तो इसकी वजह से काफी आसानी से चीजें चलती रही ना। खासकर चीजें थोड़ा सा गड़बड़ाई थी जब इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के बाद गड़बड़ाई थी, लेकिन उसके पहले बहुत आसानी से क्यों चल रहा था, क्योंकि देखो भाई सेंटर में भी सेम सरकार है, स्टेट में भी सेम सरकार है, जो वहां से करेगी वो यहाँ करेगी, तो बहुत आसानी से आपको चल रहा था। और इसी तरीके से एक बात समझिए कि आर्मी को यहाँ पे अलग रखा गया।
ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और पॉलिटिक्स से आर्मी को यहाँ पे अलग रखा गया, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हो, क्योंकि भैया उसको बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं बनाया गया, इसको एक लिमिट तक यहाँ पे रखा गया और कुछ कदम भी उठाए गए कि हम किस तरह से सेकुलर नेचर यहाँ पे फिर से इन्फोर्स कर सकते हैं कि भाई सब लोग एक साथ रहो, कोई भी धर्म ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि भाई देखो आर्मी, अब देखो पाकिस्तान में तो आर्मी एकदम सर्वे सर्वे चली गई, तो हमें ये सब काम नहीं करना था, हमें एक लोगों के लिए एक लोकतंत्र बनाना था कि भैया लोग यहाँ पे मजबूत हों, ना कि कोई आर्मी वगैरह। खैर अब दूसरा एक डिसीजन जो लिया गया वो सिविल सर्विसेज के कॉन्टिन्यूएंस को लेकर लिया गया। देखिए स्पेशली अगर बात करें तो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस, आईसीएस पहले कहते थे ना, और नेहरू जी इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि हाँ ये ब्रिटिशर्स का आया हुआ है और इसके अंदर ना ही कोई, मतलब इंडियन सिविल सर्विस में ना ही कोई इंडियन है और ना ही कोई सिविल है और ना ही कोई सर्विस है, इनका कहने का मतलब ये था। बट नेहरू जी चाहते क्या थे? नेहरू जी चाहते थे कि आईसीएस को हम किसी दूसरे तरह की सर्विस से, किसी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी से जो है रिप्लेस कर दें, और ऐसी मशीनरी हो सकता है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करे, ऐसा कुछ करे जो हमारा न्यू इंडिया है उसके अंदर। बट यहाँ पे पटेल साहब ने बहुत अकल लगाई और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि एक जो भाई हमारी कंट्री है उसके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा, ये यूनिटी के लिए जो ये एक साथ है हम उसके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है हमारे देश की आजादी के टाइम पे। तो आप एक काम करिए कि इनका नाम बदल देते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रख देते हैं आईसीएस की तरह। बट यहाँ पे ये भी क्या ब्लेम भी किया जाता है कि अपना जो काम था, जो सुटेबल कैरेक्टर थे वो अपनी जरूरत के हिसाब से पूरा नहीं कर पाई, तो एक अलग की बात है। लेकिन इन्होंने सिर्फ नाम यहाँ पे बदलने पे ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्चुअली कम हो जाएगा या कम हो गया है ओवर द ईयर्स, बिकॉज करप्शन बहुत ज्यादा और ऐसा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या बहुत चीजें ऐसी दिक्कत है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन आप एक काम करो कि आप इसको हटाओ, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी बातें कही। क्या बात अलग की है। अब एक और चैलेंज ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पिछड़े थे और हमें अपने आप को मजबूत बनाना था, आगे लेके जाना था। साथ में नेहरू जो थे उनको काफी अच्छे से पता था कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा जो है हमारे पास हथियार है जिससे हम गरीबी को मिटा सकते हैं, बैकवर्डनेस को दूर कर सकते हैं। इन्होंने खुद ही जो है अज्यूम करी चेयरमैनशिप किसकी? आईसीएसआर की। आईसीएसआर का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसके ये चेयरमैन बने, जिसने यहाँ पे गाइड करा फाइनेंशियल नेशनल लेबोरेटरीज को और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को। और यहाँ पे पहली नेशनल लेबोरेटरी को खोला गया जिसका नाम था नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये कब खोला गया? 1947 में इसको खोला गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग की जो 5 आईआईटीज बनाई गई उसे एमआईटी जो है ना बच्चों यूएसए के अंदर, उसकी लाइन पे बनाया गया। एक जो सबसे पहली बनाई थी वो बनाई गई थी आईआईटी खड़गपुर, ये 1952 में बनाई गई थी। ये आपको पता होगा आईआईटी खड़गपुर जो है वो जो है सबसे पहली है, सबसे पुरानी है, ये 1952 में बनाई गई थी। उसके साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी यहाँ पे बनाया गया, वो 1948 में बनाया गया बच्चों। और इसके होमी जहांगीर भाभा जो है इसके चेयरमैन बने। और ये जो बनाया गया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये किस लिए बनाया गया था? ये यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए बनाया गया था हमारे देश के अंदर। खैर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ये क्रिटिकल हुआ 1956 में ट्रॉम्बे बच्चे जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे ये हुआ। और इसी तरीके से अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस टर्ल्स की बात करें तो ये भी 1962 में इसको भी स्टैब्लिश किया गया था, TERLS टर्ल्स को, ठीक है, इसको भी स्टैब्लिश किया गया था। हालांकि बच्चों अगर हम आपको बताएं कि साइंटिफिक एंडेवर काफी ज्यादा दिक्कत में रहा, साइंटिफिकली हम इतना ज्यादा खुद को इसलिए नहीं बढ़ा पाए क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, हम यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि भी टॉप बॉटमी अप्रोच आ रही है, जो वो कह रहे हैं वैसे सुनना पड़ रहा है। दूसरा ब्रेन ड्रेन की दिक्कत ये है कि यहाँ का जितना भी टैलेंट था, जितना भी दिमाग था, जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे, वो यहाँ पे पॉजिटिविटी ना पाने की वजह से सारे बाहर चले गए थे, तो ये हमारी कंट्री से टैलेंट चला गया था। तीसरी थी कि एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा थे, मतलब आसानी से लोग उस फील्ड में जा नहीं पाते थे, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
तो ये सब दिक्कतें, हालांकि इन सब में हम सबसे बड़ा चैलेंज देखें तो सोशल चेंज का चैलेंज, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पिछड़े, हमारी सोच भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी, सबकी यही थी, मतलब बड़े बड़े लीडर्स हो सकता है जिन्होंने बदलाव लाया, उनकी बात अलग थी, लेकिन बहुत सारी देश की जनता जो है उसको सोशल चेंज मांगता था। और इंडिया ने इस कहा कि भाई इस अपना एजेंडा एक तरीके से, मतलब कुछ ना कह के भी कह दिया था, अपना क्या एजेंडा रहेगा वो अपने लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, लेबर लॉज के थ्रू, अपनी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू, मतलब जिसकी जितनी इनकम होगी उतना उतना टैक्स लगाएंगे, उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ को यहाँ पे एक्सपैंड करके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्लान करके, और पब्लिक सेक्टर का इतनी तेज एक्सपेंशन करना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हमारे देश ने, भारत ने अपनी यहाँ पे एजेंडा जो उसका सोसाइटी के लिए सोशलिस्टिक एजेंडा था, वो कुछ ना कह के भी यहाँ पे इन एक्ट्स के, इन रिफॉर्म्स के थ्रू दिखा दिया था पब्लिक में। उसके बाद अनटचेबिलिटी को भी यहाँ पे अबॉलिश करा गया, तो छुआछूती से अबॉलिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसके साथ से एससी और एसटी के लिए 2 कमीशन भी बनाई गई, मतलब ये बाद में स्प्लिट हुई है, पहले एक ही थी, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, तो ये भी इस्टेब्लिश करी गई। अब उसके बाद अगर हम औरतों को अपलिफ्ट करने की बात करें, तो ये औरतों की हालत उस समय बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, तो उनके लिए यहाँ पे हिंदू कोड बिल को यहाँ पे लाया गया। अब हिंदू कोड बिल को जो पास किया गया, उसे यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर 4 सेपरेट एक्ट्स के फॉर्म में पास करा गया। और वो एक्ट्स क्या दे रहे थे, वो पहला तो जो है राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा था, प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस जो भी है, राइट टू प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा था। दूसरी बात करें तो जो है एज मैरिज की जो थी उसे यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, है ना, मैरिज और कंसेंट की एज को यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। तीसरा था पॉलीगैमी की, मतलब एक से ज्यादा तो आदमी शादी कर रहा है, उसे यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया, पॉलीगैमी को अबॉलिश कर दिया गया था। और उसके साथ यहाँ पे औरतों को हक दिया गया था कि अब आपके पास राइट है, आप अपना डिवोर्स ले सकती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें करी गई, लेकिन अगर हम सेम तरह के रिफॉर्म्स बात करें मुस्लिम औरतों के केस में, तो ऐसा नहीं था, मुस्लिम्स के लिए ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाए गए थे, और ना ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये दिक्कत। अब बात आती है गांव की, तो रूरल अपलिफ्टमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 मेजर प्रोग्राम्स इसके लिए लॉन्च करे गए, और वो किस फॉर्म में करे गए, एक आपका करा गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, CDP कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम, ये 1952 में किया गया, और दूसरा आपका पंचायती राज जो 1959 में किया गया। अब देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च कैसे किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था बच्चों 55 ब्लॉक्स में, जो कि 100 विलेजेस, 100 गांव के 55 ब्लॉक में इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे ये क्या कर रहा था कि हर एक तरीके से जो रूरल लाइफ थी, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर तरीके से यहाँ पे जो है इनका एम था कि एड्रेस करें हर एक दिक्कत को, यहाँ वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसकी मदद से। तो ये प्लान था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इसका एम था कि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब सेल्फ रिलायंस बनाना है, साथ में कैपेसिटी भी बिल्ड करनी है, लीडरशिप भी बढ़ानी है, जो रूरल लेवल पे लोग होते हैं उनकी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका रूरल असेट्स है ना, जो भी चीजें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाना है, और वहीं के ही लोकल लोगों की मदद से ही ये काम करना है। तो ये उद्देश्य बहुत अच्छा था। इसके साथ यहाँ पे नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज भी आई, और इसे सक्सेस वगैरह भी देखने को मिली कई सारे एक्सटेंशन वर्क में, जैसे कि अच्छे जो सीड्स होते हैं, बीज बहुत अच्छे आने लगे, फर्टिलाइजर वगैरह अच्छे हुए, इन सब फील्ड में काफी अच्छा कुछ देखने को मिला। उसके साथ इन्होंने ये, इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से और बढ़ा, जैसे कि रोड्स का फॉर्म है ना, रोड्स वगैरह बनी, टैंक्स वगैरह और अच्छे तरीके से बनने लग गए, प्राइमरी हेल्थ जो कि सेटअप है वो बहुत अच्छी तरीके से होने लग गया। तो ये सारी चीजें भी अच्छी अच्छी हम लोगों को उसके अंदर देखने को मिल गई। अब उसके साथ हालांकि ये अगर हम बड़े लेवल पे देखें ओवरऑल, तो हमें फेलियर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, तो वो तो ये पूरा नहीं कर पाया, बल्कि इसके बदले हो क्या गया कि लोकल कम्युनिटी अब यहाँ पे सरकार से और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग गई थी, और सरकार पे और ज्यादा डिपेंड हो गई थी कि सरकार ही अब हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समझे? ये काफी हाईली ब्यूरोक्रेटिक बन गया, मतलब ब्यूरोक्रेट्स इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए। उसके साथ अगर हम ब्लॉक डेवलपमेंट वगैरह बनाए, तो ये एक सेंटर पीस बन गया, मतलब ब्यूरोक्रेट्स ही के आसपास घूमने लगा, जो उन्होंने कहा कि हाँ ब्लॉक में काम होना है, वो होना है, वो होना है, यही होने लग गया। और जो हमने सोचा था कम्युनिटी करेगी, कम्युनिटी इन्वॉल्व करेगी, इस चीज से हम अपना थोड़ा सा जो है हट गए। खैर,
जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, वो होने लगा बड़े-बड़े लोगों को, जैसे जो उस गाँव के अमीर लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया। उसके साथ जो गरीब लोग थे, जिनके पास पावर नहीं थी, जो पावरलेस वर्कर्स थे, उनको कुछ ख़ास इससे फ़ायदा नहीं मिला। तो उसके चलते क्या हुआ कि बलवंत राय जी मेहता कमेटी, जो आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ी भी होगी, इसको यहाँ पे अपॉइंट करा गया कि आप एक काम करो, आप देखो किस तरीके से हम चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दें, मतलब यहाँ सेंट्रल का रोल ना रहे, सेंट्रल के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नीचे लेवल पे भी चीजें कुछ इस तरह से फैल जाए ताकि अपना अपना सब काम करते चले और ऊपर से सिर्फ एक कहे कि भाई टॉप बॉटम अप्रोच ही ना रह जाए। खैर, इन्होंने यहाँ पे कहा कि भैया आप एक काम करिए, आप यहाँ पे स्टैब्लिश करिए, मतलब उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में बोला कि आप पंचायती राज फ्रेमवर्क के बारे में इन्होंने बताया कि आप इसको लेकर आइए, और इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ 3 tier स्ट्रक्चर, तरीके से चीजें होंगी। हालांकि अगर हम बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये भी काफी मतलब ऐसी रहा, जो स्टेट्स थे इन्होंने कुछ खास इसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं, और उसके साथ जो ब्यूरोक्रेटिक थे उन्होंने भी बड़ा ही कम इच्छा थी उनकी भी, है ना, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो था रूरल एरियाज का, उनका बड़ा चाहते नहीं थे कि वो इसको छोड़े, तो वो चाहते थे कि अरे ठीक है जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। अच्छा, 3 tier सिस्टम में बहुत सारी और चीजें थी कि भाई देखो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, एक ब्लॉक लेवल पे होगा, या एक विलेज लेवल पे होगा, तो अब बात आती है यहाँ पे एक और दिक्कत की, दिक्कत थी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की। तो हम किस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाएं जिससे हम अपनी इंडिपेंडेंसी भी ना खोले, ना खोएं, और उसके साथ साथ जो है वो हम देश के साथ उठने बैठने में भी बरकरार रहें। तो भाई ये पॉलिसी थी अपनी, हमें आवाज उठानी थी इंटरनेशनली कि हमें भैया, भाई इंडिया क्या था, इंडिया को आवाज भी उठानी थी, वो अभी अभी आजाद हुआ था, हमें खुद को इंटरनेशनली भी वैसे ही प्रेजेंट करना था कि अब हम मजबूत हो रहे हैं, तो क्या करता क्या ना करता। इसलिए बहुत ही ये था कि हम बहुत ही अगर ऐसा मजबूत चीजें करें, ऐसे आइडियाज शो करें, तो भाई हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमने अपने आइडियाज को शो करा इन द फॉर्म ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। जानते हैं नाम, नाम बहुत फेमस हुआ, बाद में बहुत ही ज्यादा अपनाया जाने वाला ये हमारा इनिशिएटिव है। तो नाम ये था, और इससे ये था कि हमने कह दिया कि भाई देखो नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं है, यहाँ पे हम जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, ठीक है, इससे हम खुद को अलग रखते हैं, नॉन इन्वॉल्वमेंट, हमारा कोल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं है कि हम जा रहे हैं यूएसए की तरफ, अरे भाई हम तुम्हारी साइड है, या हम हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं, अरे भाई हम तुम्हारी साइड है। नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, आपकी लड़ाई है, आप समझिए, हम अलग है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था कि हम कुछ इंडिफरेंस करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये था कि हम सिर्फ अवॉइड करेंगे सिर्फ वो चीजें जो अनरीजनेबल है। आपका झगड़ा है, आपकी बातें हैं, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं क्यों उस चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाऊं कि अपनी ही जो है चीजों को गड़बड़ कर दूं। ठीक है, तो हमने ये कहा, और ये कभी भी ये नहीं था कि भाई हमारे जो रिश्ते इतने अच्छे बने यूएसएसआर के साथ में, तो हमारी ये बात कभी बीच में रूड़ा नहीं बनी, अच्छी बनी, और ना ही ये हमारा जो हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन करा था इसके रास्ते में आया। मतलब हम ऐसे थे कि भाई हमको अब किसी के अंदर नहीं आना है, तुम हमसे अच्छे हो, हम तुमसे अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम सोचो कि हम तुम्हारे साथ मिलकर किसी और का बुरा करेंगे बैठ के, तुम्हारी साइड हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना। क्या, और ना ही इसका मतलब ये था यूटोपियन पैसिफिज्म का, मतलब कि सब कुछ हम बहुत ही शांति से करेंगे, सब कुछ हम बहुत ही प्यार से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लड़ाई भी करी है, जहां हमें जरूरी लगा वहां पे हमने वॉर भी करी, चाहे वो 1947 की वॉर हो, चाहे 1965 की हो, नहीं चाहे वो 1971 की हो, जो कि हमारी पाकिस्तान और चाइना के साथ 2 वॉर्स हुई थी। ठीक है, तो हमने ये भी करा, ये भी नहीं कहा कि हम बिल्कुल शांत रहेंगे। खैर, ये अग्री करा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो ये कहा गया कि भाई वो रिसोर्सेज अपने वेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम लड़ाई दंगे में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास इतना अभी रिसोर्सेज नहीं है कि हम लड़ाई में इसको वेस्ट करें। ठीक है, फालतू की राइवलरी है। इसलिए इंडिया ने ना ही ज्वाइन करा किसी भी पार्टी को, जैसे कि ना ही अप्रूव करा कोई भी रीजनल वेस्ट जो है सपोर्टेड ब्लॉक, जैसे कि बगदाद वगैरह थे, उस समय बगदाद पैक्ट था, तो भाई हमने उसको भी ऐसा कुछ साइन नहीं करा। उसके बाद जो सियाटो था, सियाटो का फुल फॉर्म है बच्चों साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसको भी ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। सेंटो में भी नहीं दिखाई, सेंटो का मतलब होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसके अंदर भी कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास भैया इतना नहीं है कि हम अपना देश पाल ले, बड़ी बात है, हम ज्यादा लड़ाई लगे में अपना पैसा नहीं खर्चा कर सकते हैं, हमने साफ बात कह दिया। अब देखिए जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, ठीक है, इन्होंने काफी कोशिश करी कि इंडिया के अप्रोच को भाई इन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि ये इमोरल न्यूट्रलिटी है
है ना। हमने कहा भाई बहुत सारे हमें जैसे पहले कहा था कि हमारे पास भाई डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, अरे कहाँ आ गए वो, ऐसे ही हमारी इस बात को भी इस तरह से कहने लगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इस बात को सीधा रिजेक्ट कर दिया, रिबफ्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये क्या है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ये है कि डिसाइडिंग इश्यूज ऑन देयर मेरिट, ठीक है। साथ में जो कॉलोनाइजेशन है उसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। और साथ में फैसिज्म, बिलीविंग इन देयर ओन स्ट्रेंथ, वर्ल्ड पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब हमने ये बात तो क्लियर कर दी थी कि हमारा ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इसका मतलब साफ है कि हम कोलोनाइजेशन को पसंद नहीं करते हैं, हमें पूरे जो है अपने इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही अच्छे बना के रखने हैं, हम चाहते हैं कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा शांति हो, और उसके बाद हम देखें कि क्या चीज़ अच्छी है जो कि हमारे लिए बढ़िया इशू है, हम भाई देखेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे जो हमारे लिए काम की चीज़ है हम उस पर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएंगे, ठीक है। तो हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, हम यही सब हमने ये शो कर दिया कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में हम ये सब कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम डर गए या हम जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ऐसा कुछ, हम बस अपने आप को बहुत ही फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। अब हम जो है जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम फिर से किसी कंट्री के जाल में फंस जाए। तो ये सारी बात थी। उसके बाद इंडिया ने सपोर्ट भी करा जो कि दूसरी कॉलोनीज की दिक्कत है ना, क्योंकि हम झेल चुके थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे जैसा बाकी कॉलोनीज भी झेले, तो हमने काफी सपोर्ट करा बाकी सारी कॉलोनीज को और उनके डेवलपमेंट में भी, है ना। जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, नई नई देश आज़ाद हुए थे इन कॉलोनीज से, अब वो आज़ाद हुए थे, उनको भी हमने उनके डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, काफ़ी ज़्यादा मदद करी उनकी, और कि भाई वो प्यार से रहे, अच्छे से रहे। इसलिए नेहरू जी ने यहाँ पे पंचशील की जानते हैं ना, पंचशील डॉक्ट्रिन फ्रॉम बुद्धिज्म, जो कहता है पंचशील म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटरी इंटीग्रिटी। अब पंचशील का मतलब होता है इसमें 5 चीजें आती हैं, तो इसमें पहली चीज आती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी, कि भैया तुम्हारी जो है वो बाउंड्री है, तुम्हारी अपनी खुद की जो है कंट्री, हम बाद में इन्वॉल्वमेंट आपका फालतू का नहीं करेंगे, आप में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम प्यार से रहेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज तो ये कहता है। दूसरी कहता है नॉन अग्रेशन, भड़को मत, अग्रेशन तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भड़को मत यहाँ पे। दूसरी बात नॉन इंटरफेरेंस, ये बहुत बड़ी बात होती है, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तुम्हारा अपना मैटर है, तुम देख लो, ठीक है, हमसे पूछोगे तो गलत की बात है, हम तुम्हारे फालतू में आके जो है कोई भी पॉइंट नहीं रेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, तीसरी बात तो हो गई भाई नॉन इंटरफेरेंस की, फिर ठीक है। चौथी बात इन्होंने ये कही कि भाई देखो इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की, कि सबको एक तरह से लिया जाएगा और एक दूसरे के फायदे को ध्यान में रख के चला जाएगा। और पांचवी और आखिरी बात पीसफुल को एग्जिस्टेंस, भैया लड़ाई दंगा मत करो, हम गए हैं जेल और इसलिए अब शांति से रहना है, सबको रहना है और एक साथ बहुत ही शांति से रहना है। तो ये पंचशील की हमारी ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। खैर इंडिपेंडेंस से पहले भी बात करें, आजादी से पहले भी बात करें, तो जो एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस ये हुई थी बच्चों हमारी दिल्ली के अंदर मार्च 1947 में, मार्च में हुई थी, हम यहाँ पे आजादी बाद में पाए। तो मार्च 1947 में जो एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी आजादी से पहले, इसको भी अटेंड करा गया था कुछ 20 नेशंस के द्वारा, ठीक है, जो इसी पे इंडिपेंडेंस हो एशियन कंट्रीज की, इसी पे ही बेस थी कि अब एशियन कंट्रीज में सब में डिमांड उठ रही थी कि भैया सुनो हमको भी आजादी चाहिए, हमको भी आजादी चाहिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ये था कि एक दूसरा जो है दूसरी हुई यहाँ पे 1948 में, वो हुई अगेंस्ट डच में आपका नीदरलैंड और होलैंड के अगेंस्ट हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अग्रेशन कर रहे थे, बहुत ज्यादा इन्होंने परेशान कर दिया था इंडोनेशिया को। क्यों? ये चाहते थे फिर से इसको रिकॉलोनाइज करना, इंडोनेशिया भी चाहते थे, आप जानते थे वहाँ के भाई जो स्पाइस आइलैंड्स थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे, इसलिए डच की पूरी नजर उन्हीं पे ही थी। तो ये चाहते थे इंडोनेशिया को फिर से यहाँ पे रिकॉलोनाइज करना, फिर से इनको कॉलोनी बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने जो अटेम्प्ट करा इसके अगेंस्ट भी यहाँ पे 1948 में ऐसे ही चीज बोली गई, और इसने कहा कि भैया देखो जो एशियन कंट्रीज हैं है ना, उनसे अगर भाई इन लोगों को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एशियन कंट्रीज ने यहाँ पे डच को अपने डच की शिप्स को शोर देने से, किनारा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अरे नहीं, हम तो भाई तब इंडोनेशिया को तुम पाने के चक्कर में हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इसलिए कई सारी एशियन कंट्रीज ने भी साथ नहीं दिया उस समय। एक दूसरा लैंडमार्क था, वो था बैंडोंग एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस का। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों 1955 में, और ये कहाँ हुई थी आप इमेजिन करेंगे, ये इंडोनेशिया में हुई थी। इसने इस कॉन्फ्रेंस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जो कि पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए था, पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए, शांति के लिए था, और साथ में जो न्यूक्लियर वेपन से खतरे थे, डेंजर्स थे, उनके बारे में था।
अब ये देखिए प्रीकर्सर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का हुआ जिसका नाम था बेलग्रेड नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बेलग्रेड नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई थी 1961 में। और इसके जो लीडर्स थे वो थे हमारे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, दूसरे थे नसीर जो कि इजिप्ट से थे, तीसरे थे आपके तीतो जो कि यूगोस्लाविया से थे। अब इंडिया काफी अच्छा एक्टिव मेंबर रहा, यूनाइटेड नेशन के साथ में भी हमारे अच्छे संबंध रहे जो आज तक है, आईएमएफ के साथ में भी हमारे संबंध जो कि आज तक है, और तीसरे हमारे संबंध वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ में भी बढ़िया रहे जो कि आज तक है। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन जो यूएन के चलते हैं उनमें भी अपनी फोर्सेस को भेजते हैं। इवन अभी तो हमारा इसमें बहुत ही ज्यादा नाम हो चुका है। खैर अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे नॉन अलाइनमेंट की जो हमारी ये जो कदम था हमारा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करा हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, बहुत ज़्यादा मददगार रहा। साथ में हमारे वेस्टर्न कंट्रीज और सोवियत यूनियन के साथ हमें यहाँ पे हेल्प भी मिली, है ना। अगर हम किसी के साथ रह लेते, एक के साथ रहते, तो हो सकता था कि सारे के सारे हमारे दुश्मन बन सकते थे, या जो उसके दुश्मन थे वो हमारे दुश्मन बन सकते थे। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे किसी का साथ नहीं दिया, इसलिए सबने फिर हमारा साथ एक एक इंडिविजुअल लेवल पे देना शुरू कर दिया। अच्छा, इट्स अब हमारी जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, जो हम मिलिट्री वगैरह का देखें, चीज़ें के लिए बात करें, जो भी था ये भी हमने बहुत सोच समझ के करा। मतलब हमने काफ़ी बैलेंस अप्रोच इसमें भी रखी। ऐसा नहीं करा कि हम किसी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हों। हमने ये भी नहीं कहा, डिपेंडेंसी तो हमको करनी ही नहीं थी भाई साहब, और डिपेंडेंसी हमने यहाँ भी नहीं करी, और ना चीज़ों को ऐसे देखा कि हाँ भाई ठीक है, बार्गेनिंग जितनी है जिस हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे हमने अपने आप को अच्छा बनाया। साथ में इट गॉट हंटर एंड कैनबेरा एयरक्राफ्ट, हमने यहाँ पे हंटर और कैनबेरा एयरक्राफ्ट को लिया यूनाइटेड किंगडम से। MI-4 जो है हमारा हेलीकॉप्टर्स, और MiG जो है इंटरसेप्टर्स हैं, ये हमने सोवियत यूनियन से लिया। उसके साथ जो हमारी तूफानी एयरक्राफ्ट है ये हमने यहाँ पे फ्रांस से लिए। उसके साथ जो जोंगा जीप्स हैं और निसान ट्रक्स हैं, निसान तो जानते हैं, निसान तो कंपनी जापान की है, तो ये हमने जापान से लिया, और कई सारी ऐसी चीजें देते हैं। खैर इंडिया अब अच्छे तरीके से अपने रिश्ते बरकरार कर रहा था दूसरे कंट्रीज के साथ में। एक तरफ तो हम कई सारे एग्रीमेंट्स कर चुके थे जो कि 1964 से लेके हमने 1965 के बीच में करे थे। सोवियत यूनियन के जो है वो हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया था। और दूसरी तरफ अगर हम बताएं तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से भी बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, और ये हमारा एक अच्छा की अलाय बन गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो भाई ये हमारे सामने जो थे वो चैलेंजेस थे, और ये वाला पार्ट हमारा यही कंप्लीट होता है, काफी बड़ा था। अब अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ में अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया लिंक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके और पर्क्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, हाँ इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पे आपको रील्स के फॉर्म में डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आप चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपके सपोर्ट से धीमे धीमे बढ़ रहा है, आप वहाँ फॉलो करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।